यह मेक्सिको की सबसे अधिक सुरक्षा वाली जेल है। ऊंची जालीदार बाड़े और विशाल प्रहरी दुर्ग हैं। यह पूरा क्षेत्र एक नो फ्लाई जोन घोषित है। इस जेल को अजेय और अभेद्य माना जाता है। फिर भी आज कोई व्यक्ति भाग निकलने वाला है। यह व्यक्ति विश्व के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स में से एक एल चापो है। वह कोई हिंसा का उपयोग नहीं करेगा, न ही वह बार्ड पर चढ़ेगा। वह केवल अपने शॉवर में जाएगा और गायब हो जाएगा। यह कहानी इस बारे में है कि कैसे एल चापो मानव इतिहास के सबसे सफलतम ड्रग डीलरों में से एक बन गया, कैसे वह कई दशकों तक अधिकारियों से बचता रहा और कैसे एक हॉलीवुड अभिनेता के साथ साक्षात्कार और एक खराब कार के इंजन ने अंततः उसे पकड़वा दिया। जोआक्विन आर्चेवाडो गुज़मैन लोएरा का जन्म 4 अप्रैल 1956 को मैक्सिको के सियरा माद्रे पहाड़ों में स्थित गांव लाटूना के एक गरीब परिवार में हुआ था। यहाँ के लड़के अंतरिक्ष यात्री, फायर फाइटर या डॉक्टर नहीं बनना चाहते। वे ड्रग तस्कर बनना चाहते हैं। ये पैसे कमाने का तरीका है और पैसा बाहर निकलने का रास्ता है। लोग गुज़मान को उसकी ऊंचाई के कारण एल चापो कहते हैं। वह 1 मीटर 67 से ज़्यादा लंबा नहीं होता। एल चापो जल्दी स्कूल छोड़ देता है। वह प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं करता। इसके बजाय वह मारिजुआना और अफीम के खेतों में काम करता है, जो एक पारिवारिक परंपरा है। छोटी उम्र से ही एल चापो महत्वाकांक्षी है। वह स्थानीय ड्रग सीन के बड़े नामों से दोस्ती करता है। मैक्सिकन संगठित अपराध में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। पहले वह समस्या सुलझाने वाला बनता है। जब ड्रग शिपमेंट का ट्रक समय पर नहीं आता तो एल चापो जिम्मेदार को हटा देता है। उसका अडिग रवैया उसे भरोसेमंद बनाता है और वह ग्वाडलजारा कार्टेल के सरगना के करीब हो जाता है। जब बॉस गिरफ्तार होते हैं तो एल चापो व्यवसाय चलाते रहते हैं और अंततः अन्य तस्करों के साथ अपनी खुद की संगठन सिनालुआ कार्टेल स्थापित करते हैं। वह कोकीन और हेरोइन अमेरिका भेजने के लिए हवाई जहाज, ट्रक और रेलगाड़ियों का उपयोग करता है और सीमा पार करने के लिए सुरंगें भी बनाता है, जो बाद में बहुत काम आती हैं। उन शुरुआती सालों में एक घटना ने एल चापो को प्रसिद्ध कर दिया। यह जुआन जीसस पोसादास हैं। वह ग्वाडलजारा के आर्चबिशप और एक कार्डिनल हैं, जो चर्च में सबसे उच्च पदों में से एक है। पोसादास लोकप्रिय हैं। वह गरीबों का समर्थन करते हैं और मादक पदार्थों के व्यापार की निंदा करते हैं। इस समय वह वेटिकन के राजदूत से मिलने हवाई अड्डे जा रहे हैं। उसी समय एल चापो और उसके बॉडीगार्ड पार्किंग लॉट में आते हैं। वे बीच रिसोर्ट शहर प्यूर्टो वलार्टा के लिए फ्लाइट लेने आए हैं, जो पार्टी के लिए एल चापो की पसंदीदा जगहों में है। हमें सही नहीं पता कि पार्किंग लॉट में क्या हुआ। एक बात जो निश्चित है वह यह है कि कार्डिनल जीवित नहीं बचेगा। यह आधिकारिक संस्करण है। ये भाई तिजुआना से ड्रग तस्करी का संचालन करते हैं। वे एल चापो और उसके कार्टेल के साथ युद्ध में हैं। वे ड्रग तस्करी के क्षेत्र के लिए लड़ते हैं और किसी तरह उन्हें खबर मिलती है कि एल चापो उस दिन हवाई अड्डे पर होगा। तो भाइयों में से एक और बंदूकधारियों का समूह वहां घात लगाने दौड़ता है। जब वे उसे और उसके अंगरक्षकों को देखते हैं तो वे अपनी कारों से निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एल चापो और उसके लोग टर्मिनल बिल्डिंग की ओर भागे, पार्किंग में कारों के पीछे छिपते हुए। गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन किसी तरह वे बिना चोट के बचकर निकल गए। असफल हत्या के प्रयास में 7 लोग मारे जाते हैं, जिनमें एक कार्डिनल भी शामिल है। यह घटनाओं का वह संस्करण है जिसे अधिकारी सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करेंगे। पोसादास गोलाबारी में फंस गए थे, गलत समय गलत जगह। लेकिन इस कहानी पर संदेह है। उनकी मौत संयोग जैसी नहीं लगती। फोरेंसिक विशेषज्ञ बाद में कहेंगे कि यह संभावना है कि बंदूकधारी ने जानबूझकर कार्डिनल की हत्या की। उन्हें नजदीक से 14 बार गोली मारी गई थी। बाद में अधिकारियों ने कहा कि बंदूकधारी ने गाड़ियों को गलत समझा। एल चापो अक्सर सफेद मर्करी ग्रैंड मार्क्विस चलाते हैं, वही मॉडल जिसमें उस दिन क्यूसेडास थे। बंदूकधारी ने सोचा कि यह एल चापो की कार है और गोली चलाई। लेकिन कार्डिनल ने अपनी पोशाक पहनी थी। जब उन्हें गोली लगी, वह ड्रग लॉर्ड जैसे नहीं दिखते थे। अगर बंदूकधारी ने पास से मारा तो उन्हें एल चापो समझने में कैसे गलती हो सकती थी। वर्षों बाद पोसादास के उत्तराधिकारी एक गंभीर आरोप लगाएंगे। उनका दावा है कि कार्डिनल की हत्या राज्य का अपराध थी। वे कहते हैं कि पुलिस ने मैक्सिकन सरकार के लिए हत्या की। पोसादास ने सरकारी अधिकारियों पर कार्टेल्स से संबंध होने का आरोप लगाया था। आज तक यह रहस्य है कि 1933 में ग्वाडलजारा हवाई अड्डे पर वास्तव में क्या हुआ। यह एल चापो की पत्नी, उनके बेटे और उनके करीबी साझेदारों में से एक हैं। 2 महीने पहले एल चापो को पकड़कर अल्टीप्लानो अधिकतम सुरक्षा जेल लाया गया था।
अब यह समूह उसे निकालने की योजना बना रहा है। वे जेल से 1 किलोमीटर दूर एक पुरानी संपत्ति खरीदते हैं, फिर पास में एक पुराना गोदाम खरीदते हैं। यहाँ वे हथियार और एक बख्तरबंद पिकअप ट्रक रखते हैं। फिर वे एक बहुत ही विशेष काम के लिए श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, एक उन्नत सुरंग खोदना। उन्नीस में ग्वाडलजारा हवाई अड्डे पर गोलीबारी के बाद मैक्सिकन सरकार ने एल चापो पर इनाम रखा। उसे पकड़ने में केवल 2 हफ्ते लगे। वह कार्डिनल की मौत के लिए जिम्मेदार होने से इनकार करते हैं। वह कहता है कि वह गोलीबारी का निशाना था। अंततः अधिकारी उस पर विश्वास कर लेते हैं। वे उसे हत्या का आरोप नहीं लगाते, सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाते हैं। उसे मैक्सिकन जेल में 20 साल की सजा होती है, लेकिन वह जेल से भी सिनालोआ कार्टेल चलाता रहता है। वकीलों के जरिए वह करीबी सहयोगियों को आदेश देता है। उसे डोरियां खींचने के लिए कमरे में होना जरूरी नहीं। उसका साम्राज्य फुसफुसाहट के निर्देश और सटीक चालों पर चलता है। 2001 में एल चापो जेल में जीवन से तंग आ गया था। साथ ही मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून मंजूर किया है जो अपराधियों को निकालना आसान बनाता है। अमेरिका को बाहर निकलने का वक्त आ गया है। उसकी पहली जेल से भागने की कहानी शानदार है। कहा जाता है कि उसने एक गार्ड को रिश्वत दी, जिसने उसे कपड़े धोने की गाड़ी में चढ़ने में मदद की। गार्ड गाड़ी को सेल से बाहर, गलियारों से और बिना पहरे वाले गेट से पार्किंग लॉट तक ले जाता है। एल चापो कूदकर कार के ट्रंक में छिपता है। गार्ड कार चलाकर बाहरी जेल गेट की ओर ले जाता है। थोड़ी तलाशी के बाद कार को जाने दिया जाता है। ट्रंक की कोई जांच नहीं होती। फिर भी ये बस आधिकारिक कहानी है। कई लेखक और पत्रकार इस पर विश्वास नहीं करते। एक का तर्क है कि जेल के चेक पॉइंट्स में गर्मी और गति सेंसर थे, जो किसी भी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि बिल्ली को भी पहचान सकते थे। इसका मतलब है कि अलार्म बजते। पत्रकारों का मानना है कि एल चापो शायद पुलिस की वर्दी में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ जेल से बाहर निकला होगा। किसी तरह प्रणालीगत भ्रष्टाचार ने भूमिका निभाई और एल चापो ने अपनी नई स्वतंत्रता का लाभ उठाया। आने वाले सालों में मैक्सिकन कार्टेल परिदृश्य में बड़े बदलाव होते हैं। 2002 में तिजुआना कार्टेल के नेता की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाती है। एक भाई जिसने हवाई अड्डे पर एल चापो को मारने की कोशिश की थी। 1 साल बाद गल्फ कार्टेल का नेता पकड़ा जाता है। अब 2 बड़े कार्टेल बिना नेतृत्व के हैं। एल चापो को एक मौका दिखता है। वह तिजुआना और गल्फ क्षेत्र में घुसता है, जिससे भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। न्यूवो लारेडो, अमेरिका मेक्सिको सीमा के पास का क्षेत्र लगभग युद्ध क्षेत्र बन जाता है। मैक्सिकन सेना के पूर्व बल एल चापो के लिए काम करने लगते हैं। वे गल्फ कार्टेल के बचे हिस्से से भिड़ते हैं, जिनके मुख्य लड़ाके पहले आंशिक रूप से अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित थे। इस हिंसा में 1000 से अधिक मौतें होती हैं, जिनमें कई नागरिक शामिल होते हैं, और यह तो बस शुरुआत है। 2006 में फेलिप काल्डेरोन मेक्सिको के राष्ट्रपति बनते हैं। संगठित अपराध को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं और सेना भेजते हैं। हिंसा बढ़ जाती है। 2007 से 2014 के बीच मेक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के दौरान 160,000 से अधिक लोग मारे गए। इन खूनी वर्षों में एल चापो का उदय होता है। वह दुनिया का सबसे वांछित अपराधी बन जाता है और सिनालोआ कार्टेल को इतिहास के सबसे ताकतवर आपराधिक संगठनों में से एक बना देता है। यह अमेरिका में ड्रग्स का मुख्य आपूर्तिकर्ता बनता है। कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटेनाइल। एल चापो का कार्टेल 50 देशों में संचालित होता है और हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। इसके परिणाम स्वरूप चापो बेहद धनी हो जाता है और फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में आता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कैद में रखना मुश्किल है। एल चापो के बचाव दल को उसकी जेल की कोठरी का सही स्थान जानना होता है, इसलिए वे एक जीपीएस घड़ी को भोजन के रूप में उसकी कोठरी में तस्करी से ले जाते हैं। अब मजदूरों को खुदाई की दिशा पता है। 1 साल के दौरान उन्होंने एक जटिल सुरंग खोदी। यह एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई जटिल निर्माण है, जिसकी लागत लगभग $5 मिलियन है। सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी और 1.70 मीटर ऊंची है। यह लकड़ी के फ्रेम से मजबूत है। लाइट्स और वेंटिलेशन सिस्टम भी है। सुरंग खोदने से बहुत मिट्टी निकलती है, इसलिए मजदूर एक रेल प्रणाली बनाते हैं जिसमें एक मोटरसाइकिल को ढाला जाता है ताकि सुरंग से मिट्टी बाहर निकाली जा सके। यह निर्माण बाद में बचाव वाहन के रूप में भी काम करेगा। लेकिन सबसे पहले एल चापो एल प्लानो में कैसे पहुंचा? एंड्रयू होगन ड्रग प्रवर्तन एजेंसी के अनुभवी एजेंट हैं। वह इस धरती के सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड, शायद इतिहास में दर्ज, को गिराना चाहते हैं। अभी वह अपने सहयोगियों की खोज में है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि एल चापो को न्याय के सामने लाने के लिए कोई विशेष टास्क फोर्स, टीम या संघीय एजेंट नियुक्त नहीं है।
इसलिए वह स्पेनिश सीखता है और मेक्सिको जाने को तैयार होता है। इस बीच अमेरिका में एंड्रयू के एक सहयोगी को एल चापो के ब्लैकबेरी का पिन मिल जाता है। उनके आंतरिक सर्कल में किसी की मदद से वह उसके फोन को हॉलिडे रिसोर्ट काबो सैन लुकास में ट्रैक कर लेता है। सहयोगी तुरंत एंड्रयू को फोन करता है। वे खुश हैं और इसलिए वे जानकारी मेक्सिको के अधिकारियों को देते हैं। डीए और मैक्सिकन पुलिस जल्दी से उस स्थान पर पहुंचती है जहां लगता है कि एल चापो छुपा हुआ है, लेकिन वह नहीं मिलता। फिर उन्होंने एल चापो के फोन सिग्नल को काबो सैन लुकास के पास की 3 हवेलियों में से एक में सीमित कर दिया। इस बार सही जगह मिल गई, वह वहीं है। लेकिन बलों के पहुंचने से पहले एल चापो पीछे के दरवाजे से निकल भागता है। किसी तरह वह बिना पकड़े हवाई पट्टी तक पहुंचता है और सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। एल चापो हमेशा एक कदम आगे रहता है। वह लगातार सिम कार्ड और फोन बदलता है और अधिकारियों को चकमा दे देता है। एक डीए एजेंट ने कहा कि मैक्सिकन एल चापो को नहीं पकड़ सकते थे, भले ही वह दूतावास के सामने वाली सड़क के पार स्टारबक्स में खड़ा हो। लेकिन एंड्रयू होगन हार नहीं मानते। मई 2012 में वह अपने परिवार संग मैक्सिको सिटी जाते हैं और सिनालोआ मामले की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद के महीनों में वह और उनकी टीम एल चापो के करीबी लोगों को रोकने का काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे कार्टेल की जटिल संचार प्रणाली का पता लगाते हैं। कितनी बार नंबर बदले जाते हैं, संभावित कोड नाम और जीपीएस स्थान। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगती है। एक दिन ऐसा लगता है कि एल चापो किसी अधीनस्थ से मिलना चाहता है। वह उसे लाने के लिए ड्राइवर भेजता है। होगन उसके फोन को ट्रैक करता है। ड्राइवर आखिरकार कुलियाकान में एक जगह पर पहुंचता है। सिग्नल 5 घरों के एक समूह की ओर इशारा करता है। होगन दर्जनों मैक्सिकन मरीन, हेलीकॉप्टर और ट्रकों के साथ एक गिरफ्तारी अभियान का आयोजन करता है और वह खुद इस मिशन में शामिल हो जाता है। वे संपत्ति को घेर लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एक बार फिर एल चापो गायब है। इसके बजाय उन्हें एक अजीब तरह से रखा बाथटब मिलता है जो एक सुरंग के प्रवेश को ढकता है जो कुलाकन की सीवरों में जाता है। इस बार मरीन एल चापो का पीछा करने में सफल होते हैं। 3 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उसके एक आदमी ने उसे माजाटलान के तटीय शहर के होटल में पहुंचाया था। मरीन होटल की 4थी मंजिल पर पहुंचते हैं। वे कमरे 401 में जाते हैं और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। एल चापो अपने परिवार संग है। वह खुद को एक असॉल्ट राइफल के साथ बाथरूम में बंद कर लेता है। उसकी पत्नी सैनिकों से आग्रह करती है कि वे बेटियों को नुकसान न पहुंचाए। कुछ समय बाद एल चापो आत्मसमर्पण कर देता है और पकड़ा जाता है। एंड्रयू होगन का काम अब पूरा हो गया है। उसने दुनिया के सबसे वांछित व्यक्ति को पकड़ लिया है और वह अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जो उसके साथ मैक्सिको चले गए थे। इसलिए वे अमेरिका वापस जाने के लिए एक विमान में सवार होते हैं। इस बीच एल चापो अल्टीप्लान हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका उसके प्रत्यर्पण के लिए जोर दे रहा है। यह संभवतः उसका अंत होगा, उसके शासन का समापन, एक और सुरंग का समय। बचाव दल और श्रमिक एल चापो की कोठरी के शावर का सही स्थान ढूंढ लेते हैं। वे 10 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर मार्ग बनाते हैं जो सुरंग को कोठरी से जोड़ता है, जिसमें सीढ़ी भी है। इस खुदाई और ड्रिलिंग से बहुत शोर होता है। कई कैदी शिकायत करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एल चापो की टीम बिना रुकावट के उसकी जेल की कोठरी तक 5 मिलियन की सुरंग बना लेती है। अब केवल सेल के फर्श को तोड़ना बाकी है और इस प्रकार वह दिन आ गया। एल चापो अपने बिस्तर पर बैठा है। एक निगरानी कैमरा उसे करीब से देख रहा है। कैमरा ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। आप एक टेलीविजन सुन सकते हैं, आवाज तेज है, लेकिन आप जोरदार धमाके की आवाजें भी सुनते हैं। शायद कोई सेल के फर्श को तोड़ रहा है। इसके बाद एल चापो अपनी कोठरी में टहलने लगता है। कुछ देर बाद वह शावर स्टॉल की ओर जाता है, झुकता है और फिर बिस्तर पर लौट आता है। वह जूते उतारता है, एक पल के लिए बैठता है। इसके बाद वह शॉवर की दीवार के पीछे की दिशा में बढ़ता है और अचानक से अदृश्य हो जाता है। वह जमीन में छेद से निकलता है। यह सिर्फ 50-50 सेंटीमीटर चौड़ा है। 1 मीटर नीचे उसे सीढ़ी पर पैर रखने की जगह मिलती है। वह 10 मीटर नीचे उतरता है जब तक वह सुरंग तक नहीं पहुंचता। कोई पहले से इंतजार कर रहा है, शायद उसकी पत्नी का भाई। बचाने वाला व्यक्ति रेल पर मोटरसाइकिल पर है। एल चापो उसके पीछे बैठता है। वे सुरंग के दूसरे छोर तक 1.5 किलोमीटर साथ यात्रा करते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो एल चापो और उनके साथी एक छोटी सीढ़ी से निकास शाफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं। वे एक अधूरे घर में पहुंचते हैं जो निर्माण सामग्री से ढका है। बाहर एक एटीवी खड़ी है। वे थोड़ी दूरी तक गोदाम तक ड्राइव करते हैं और फिर एक एसयूवी में बदल जाते हैं। फिर वे 2 घंटे ड्राइव करते हैं जब तक हवाई पट्टी पर नहीं पहुंचते। एक विमान पहले से इंतजार कर रहा होता है। वे उसमें चढ़ते हैं और सिनालोआ के लिए उड़ान भरते हैं। दो महीने बाद एल चापो के बेटे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जानते हैं किसके साथ हूँ। एक फोटो भी है, शायद उनके पिता के साथ। स्थान भी टैग किया गया है, कोस्टा रिका।
थोड़ा पीछे चलते हैं। इस शानदार भागने की कुछ बातें समझ नहीं आती। गार्ड्स स्क्रीन पर वीडियो फुटेज देख रहे थे जब एल चापो गायब हुआ, फिर भी उन्हें उसकी कोठरी की जांच करने में 20 मिनट लगे। वे अंततः प्रवेश करने और भागने के छेद की जांच करने से पहले कुछ और मिनट इंतजार करते हैं। साथ ही इतनी बड़ी सुरंग बनाना बिना किसी को पता चले मुमकिन नहीं लगता। अंततः कैदियों ने ड्रिलिंग की आवाज की शिकायत की। अधिकांश मैक्सिकन मानते थे कि यह भागने की घटना अंदर के लोगों का काम थी। एल चापो के दूसरी बार जेल से भागने के तुरंत बाद जेल के वार्डन और 2 अन्य अधिकारियों को हटा दिया गया। इसके बाद 4 मैक्सिकन अधिकारियों पर आरोप लगे। इनमें से 2 मैक्सिको की गुप्त सेवा के सदस्य थे जो जेल में तैनात थे। अन्य 2 गार्ड थे जो नियंत्रण कक्ष में बैठकर एल चापो की कोठरी की निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अलार्म न बजाकर एल चापो को कीमती समय दिया। जब ड्रग लॉर्ड चला गया और एल चापो वह फिर से पृथ्वी पर सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया। अंततः उसे न्याय के कटघरे में लाने का दबाव पहले से कहीं अधिक है। शिकार चालू है। फिर एल चापो एक साहसी कदम उठाता है। उसे पता है कि वह मैक्सिको में एक किंवदंती है और वह और प्रसिद्ध चाहता है। उसके जीवन पर बड़े पर्दे पर फिल्म सीन पेन पहले से ही उसके बारे में एक प्रोडक्शन में शामिल है, साथ ही मैक्सिकन अभिनेत्री क्यू डेल कास्टिलो भी। कास्टिलो एल चापो और उनके साथियों से संपर्क करती हैं। अंततः एल चापो उनसे और सीन पेन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है ताकि फिल्म पर चर्चा हो सके। तकनीकी रूप से वह फरार है। ये मुलाकात की एक तस्वीर है। सीन पेन एल चापो का उसके ड्रग लॉर्ड करियर पर साक्षात्कार लेते हैं। एक कहानी जो बाद में रोलिंग स्टोन में छपी। इसमें पेन ने बताया कि एल चापो के भागने के लिए सुरंग इंजीनियरों को जर्मनी भेजा गया, जहां उन्हें जेल के नीचे के जल स्तर से निपटने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण मिला। ये पढ़ने में बहुत रोमांचक है। उसकी मुस्कान के पीछे उसके चेहरे के भाव में कोई संदेह नहीं। जब मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, चाहे वह बोल रहा हो या सुन रहा हो, मेरे मन में एक सवाल आता है, वह क्या है जो एक आदमी की आंखों से सारे संदेह मिटा देता है? क्या यह शक्ति है, प्रशंसनीय स्पष्टता या आत्माहीनता? लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार यह साक्षात्कार जांचकर्ताओं के लिए एल चापो के करीब पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। वे पेन और कास्टिलो की गतिविधियों पर गहन ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह 9 अक्टूबर 2015 है। मैक्सिकन विशेष बल सिनालोआ के पहाड़ों में उसके करीब पहुंच रहे हैं। कुछ समय बाद वे वास्तव में उसे देख लेते हैं। उसके साथ केवल एक ही अंगरक्षक है। यह उनका मौका है। वे उनका पीछा करते हैं, इलाके में दौड़ते हुए। जैसे ही वे करीब आते हैं, एल चापो एक चट्टान से गिर जाता है। उसका अंगरक्षक उसे ढूंढता है और जंगल की गहराई में ले जाता है। विशेष बलों की नजर उनसे हट जाती है और वे एक भयानक विफलता से बच निकलते हैं। लेकिन अधिकारी शिकार नहीं छोड़ते। जनवरी 2016 में उन्हें फिर से मौका मिलता है। मरीन फिर से एल चापो को तटीय शहर लॉस मूचिस में ढूंढने में सफल हो जाते हैं। सुराग एक सफेद वैन से किए गए टैको ऑनडर से मिलता है। गवाह कहते हैं कि ड्राइवर एल चापो के आदमियों में से एक है। मरीन कार पर नजर रखते हैं। अंत में यह उन्हें एक सुरक्षित घर तक ले जाती है। कुछ घंटों बाद सैनिक वहां धावा बोलते हैं। कार्टेल के बंदूकधारी रोकने की कोशिश करते हैं। गोलीबारी शुरू होती है। अंततः मरीन दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, फिर छत पर। लेकिन एल चापो चला गया है। अपनी आदत के मुताबिक वह और उसका एक गनमैन छुपी सुरंग से भाग गए। अभी वे एक ड्रेनेज टनल से बाहर निकल रहे हैं जो थोड़ी दूरी पर है, ठीक वॉलमार्ट के सामने। एल चापो और उसके गनमैन को जल्दी से भागना है। वे एक कार चुराते हैं, बंदूकें तानकर। लेकिन कुछ ही ब्लॉक चलने के बाद कार खराब हो जाती है। वे उसे छोड़ते हैं और समय गंवाते हैं। फिर दूसरी कार लेते हैं और राजमार्ग पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। पुलिस ने एल चापो को गिरफ्तार किया, जो इतिहास के सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड्स में से एक है। वह अधिकारियों से कहता है, आप सब मरेंगे। उसके 40 हत्यारे उसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसे मरीन को सौंप दिया जाता है और सब खत्म हो जाता है। 1 दशक तक छुपने और भागने के बाद, जो संभवतः प्रणालीगत भ्रष्टाचार से संरक्षित किया गया था, एल चापो को अंततः पकड़ लिया गया है। उसी दिन बाद में मैक्सिकन राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, मिशन पूरा हुआ, हमारे पास वह है। जल्द ही एल चापो अमेरिका में प्रत्यर्पित हुआ, जिससे वह सच में डरता था। 17 जुलाई 2019 को अपनी दूसरी बार भागने के 3 साल बाद उसे कोलोराडो की सुपरमैक्स जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं वह आज भी बंद है। सिनालोआ कार्टेल और अन्य मैक्सिकन कार्टेल अब भी मजबूत हैं, जो वैश्विक संगठनों की तरह काम कर रहे हैं। इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जिसे हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर सके, लेकिन ऐसा लगता है कि नक्शों के प्रति जुनूनी कोई वीडियो पत्रकार इसे बहुत जल्द उठाने वाला है।